हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। निर्माण आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और यह अभी चर्चा में रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अनुमान लगाया है और उस अनुमान में उन्होंने कहा है कि अल नीनो की विदाई के साथ आप ला नीना के लिए तैयार रहें। तो यह जो ज्योग्राफिकल घटना है अल नीनो ला नीनो, यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्या है अल नीनो ला नीनो? भाई अल नीनो हम जानते हैं गर्म जल की धारा है, ठीक है। ला नीना उसके जस्ट विपरीत परिस्थिति है। तो अभी जो चर्चा में आया है वो यह आया है कि इस बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस बार ला नीना की वजह से देश में औसत से ज्यादा वर्षा हो सकती है, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं अल नीनो जब भी एक्टिव होता है आमतौर पे 4 से 5 साल या 3 से 5 साल के में एक बार अल नीनो एक्टिव होता है। अल नीनो एक्टिव होता है तो ये कहाँ एक्टिव होता है? तो ये एक्टिव होता है, आप लोग अपने दिमाग में एक मैप देखिए, मैप पे जाइए, पहुंच जाइए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट यानी उसका जो पश्चिमी तट है, जो प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा होता है, ठीक। वहां पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा पेरू के आसपास जो देश है वहां पे बहती है, ठीक है। अब हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के बहने से क्या होता है? वहां की सतह का तापमान ठंडा होता है, ठीक है। अब ठंडा सतह का तापमान रहता है तो इससे वहां का मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, हालांकि वर्षा में कमी आती है। अब 3 से 5 वर्ष के दौरान वह हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा नीचे चली जाती है और उसके स्थान पर नीचे से अल नीनो की गर्म जलधारा आ जाती है। अब जब गर्म, इसको अपवेलिंग कहते हैं, ठीक है। इस अपवेलिंग में वह नीचे से गर्म जलधारा ऊपर सतह पर आ जाती है और यह जब सतह पर आती है वहीं पेरू के तट पे ही, तो वहां के आसपास का पूर्वी प्रशांत महासागर का यह तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ा देती है। अब यह जब तापमान को बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि अगर आप ग्लोब पर जाएं, देखें पृथ्वी पर, तो व्यापारिक हवाएं ही तो हमारे यहाँ विषुवत रेखा को पार करती है। कोरियालिस फोर्स के प्रभाव में उसमें विक्षेपण आता है, वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण उसके दक्षिणी तट से टकरा करके वह 2 भाग में विभाजित हो जाती है और एक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानी जाती है और एक भाग बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में जानी जाती है। यानी कि यह नॉर्मल मानसून है, ठीक है। लेकिन जिस वर्ष अल नीनो इफेक्टिव होता है तो वह क्या करता है कि वह जो व्यापारिक हवाएं जो आपने ग्लोब पे देखा होगा कि दक्षिण पूर्व से बहती हुई जाती हैं, वह पूरे विश्व में भ्रमण करती हैं, तो वह प्रशांत महासागर में यह जो हवाएं जाती हैं रिवर्स हो जाती हैं और नमी को वापस ले आती हैं। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो वहां पे वर्षा होगी। तो इससे क्या होता है कि जब अल नीनो सशक्त होता है तो पेरू के तट के आसपास का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वहां पर वर्षा बहुत जबरदस्त होती है। इसीलिए पेरू के लोग कहते भी हैं गॉड गिव अस रेन बट कीप अवे अल नीनो। क्यों? क्योंकि अल नीनो के एक्टिव होने से वहां वर्षा होती है, खुशहाली आती है, लेकिन उस वर्षा के साथ साथ जबरदस्त बाढ़ आती है, जान माल का भयंकर नुकसान होता है। और इसीलिए पेरू के लोग कहते हैं कि गॉड गिव अस रेन बट कीप अवे अल नीनो, कि वर्षा तो दीजिए पर ये अल नीनो को दूर करके दीजिए, क्योंकि अल नीनो की वजह से जो वर्षा होती है बहुत मूसलाधार हो जाती है, बहुत कम समय में एक तरह से कह लीजिए क्लाउड बर्स्ट टाइप का हो जाता है, जिससे वहां पर बाढ़ आ जाती है। अब यह अल नीनो और ना नीना पूरे वर्ल्ड में जो विंड सर्कुलेशन है, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर सर्कुलेशन है, उसको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि यह 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो प्रशांत महासागर का बढ़ता है, इससे पूरे वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है और हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के परेशान है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग में यह जो नेचुरल फेनामेना है, यह 1 डिग्री और अगर टेम्परेचर बढ़ा देगा तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या भयावह परिणाम होगा।
अल नीनो का तो ऐसे ही भयावह परिणाम होता है कि आप देख सकते हैं जो कोरल रीफ्स वगैरह हैं उसमें यह बहुत ही जबरदस्त उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख लीजिए कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ जाती है। अल नीनो के इफेक्टिव होने से जो कह सकते हैं आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको यह डैमेज कर देता है, मछलियों को नुकसान पहुंचाता है, उनके भोजन की कमी होती है। बहुत सारी मछलियां खास करके पेरू के तट पे एंकोबी मछली पाई जाती है, वह मर जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर के साथ वो अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह नुकसान न सिर्फ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देता है, आप कह सकते हैं मरीन इकोसिस्टम को देता है, बल्कि उस पर डिपेंडेंट जो कोस्टल एरिया का लाइफ है ह्यूमन, उस पर भी यह निगेटिव इंपैक्ट डालती है। हालांकि अभी जो वैज्ञानिकों ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इस वर्ष ला नीना की संभावना है और उस ला नीना की वजह से वर्षा अच्छी होगी, क्योंकि अल नीनो के विपरीत ला नीना है। यह क्या करता है, तो फिर से पेरू की जलधारा ऊपर आ जाती है, फिर ठंडी हम्बोल्ट की जलधारा जो है ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है, उस एरिया का तापमान नॉर्मल हो जाता है, और उस एरिया का तापमान जब नॉर्मल हो जाता है तो जो हवाएं ट्रेड विंड्स बहती हैं, तो आप हम जानते हैं कि भाई उच्च दाब और निम्न दाब, हवाएं हमेशा उच्च दाब से किधर चलेंगे, निम्न दाब की ओर। तो यहां पर प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के होने से उच्च दबाव आ जाता है। इंडियन ओशन में तापमान ज्यादा रहने की वजह से निम्न दबाव का केंद्र बनता है। तो हवाएं, जो व्यापारिक हवाएं हैं, वह कहां, पूर्व की ओर चलने लगती है। ठीक है, पश्चिम की ओर चलने लगती हैं, भारत की ओर चलने लगती हैं, रास्ते में नमी ग्रहण करती हैं और भरपूर मानसूनी बारिश करती हैं। अल नीनो के समय में उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है कि इंडियन ओशन का टेम्परेचर कम हो जाता है कंपैरिजन विद पैसिफिक ओशन का। अब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां पे निम्न दबाव का केंद्र बनेगा। इंडियन ओशन में उसके कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है तो यहां पर उच्च दबाव का केंद्र बनेगा और हवाएं फिर वापस रिवर्स हो जाती हैं। तो जो मानसूनी हवाएं हमारे यहाँ हैं वो पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, तो वो उतनी सशक्त रूप से आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से वो वापस मुड़ जाते हैं, रिवर्स हो जाती है। और यह रिवर्स जो होता है यह अल नीनो के कारण हो जाता है। चूंकि टेम्परेचर वहां है तो लो प्रेशर बेल्ट को फिल करने के लिए आता है और इसकी वजह से भारत में मानसूनी वर्षा कमजोर हो जाती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कहा है कि नहीं, इस बार ला नीना सशक्त होगा, जिसकी वजह से यहां पर वर्षा हो सकती है। एक और चीज है यहां पर, अगर हम लोग देखें तो एक चीज और आती है, वह आती है इंडियन ओशन डायपोल। ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन डायपोल क्या है? इंडियन ओशन डायपोल दरअसल पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर के टेम्परेचर में अंतर को दर्शाता है। इसे आप इंडियन अल नीनो भी कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर में सोमालिया के पास सोमालिया की ठंडी जलधारा बहती है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कम होता है और वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। पूर्वी हिंद महासागर में खास करके आप इंडोनेशिया के आसपास अगर देखें तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहने से प्रेशर बेल्ट लो होता है, तो हवाएं पश्चिमी हिंद महासागर से पूर्वी हिंद महासागर की ओर नमी लेकर के चलती हैं। लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहां से चल के इस लो प्रेशर बेल्ट को बराबर लाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई एक बार प्रशांत महासागर में अल नीनो के सक्रिय होने के बावजूद भारत में अच्छी वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में इंडियन ओशन डायपोल यह एक्टिव हो जाता है, जिसे हम इंडियन अल नीनो भी कहते हैं। और यह जब एक्टिव होता है तो पश्चिमी हिंद महासागर से पूर्वी हिंद महासागर की ओर हवाएं बहती हैं और वह हवाएं नमी लेकर के भारत के ऊपर से जाती हैं, तो भारत में औसत से ज्यादा अच्छी वर्षा हो जाती है, चाहे वो अल नीनो का ही काल क्यों ना हो। और यह घटना 1997 में हो चुकी है। तो यह भी एक इसका अपना इफेक्ट है, जिसको हम लोकल इफेक्ट कहते हैं, जिसे हम इंडियन ओशन डायपोल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर है कि इस साल के अंत तक ऐसा अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने कि इस साल के अंत तक जो ला नीना बन रही है, इस ला नीना की घटना में इसके होने की वजह से बारिश में वृद्धि हो सकती है या बारिश में वृद्धि का कारण बन सकती है आने वाले समय में। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अल नीनो का इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का मिला जुला प्रभाव तापमान को बढ़ाने में कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलकर के। तो यह न्यूज वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक है,
अब हम लोग आप जानते हैं कि अल नीनो जो है भूमध्य रेखीय यानी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में जाइएगा तो उसके ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में उसके तापमान में वृद्धि से जुड़ा हुआ अल नीनो की घटना है, और इसके विपरीत की घटना तापमान में जब कमी आती है दूसरी तरफ तो यह लानीना की घटना कहलाती है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ग्रीक वर्ड में अल नीनो का मतलब लड़का होता है, लानीनो का मतलब लड़की होती है, और यह दोनों घटनाएं पूरे के पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं किसी ना किसी रूप में। साथ ही साथ इसका एक जबरदस्त, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय मॉनसून पर भी इसका इंपैक्ट देखने के लिए पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर देखिए तो उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि भारत में मार्च से जून 2022 के बीच भीषण गर्मी और लू का कहर देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि वहां पर सेंट्रल और ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में अल नीनो की घटना सक्रिय हुई थी, जिसकी वजह से मार्च से जून 2022 में, मार्च से लेकर के जून महीने तक बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर क्या देखा गया तो तापमान में वृद्धि देखी गई, लू देखा गया। ठीक है, अभी देखिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है उसमें जो मौजूदा अल नीनो की घटना है यह 2024 अप्रैल तक सक्रिय हो जाएगी, उसके बाद वो वहां से हटेगी। तो जब अप्रैल 2024 तक वहां पर ला नीना की घटना एक्टिव रहेगी, तब तक हमारे यहां आप जानते हैं कि मॉनसून का सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है मई से लेकर के सितंबर तक, मई में आ जाता है। तो नेशनल ओशनिक एंड, हमारे यहां एक संस्था है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस संस्था के अनुसार अप्रैल से जून तक अल नीनो और ला नीना का मिला हुआ रूप जो होता है वो NSSO कहलाता है, नॉर्थ सदर्न ऑक्सीलेशन, इसको कहा जाता है, ऑसिलेशन कहा जाता है, एनसो कहा जाता है। ठीक है, ला नीनो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इसको कहा जाता है। तो यह जो है यह जब तटस्थ परिस्थितियों में रहेगा, इस बार जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अप्रैल से जून तक यह तटस्थ परिस्थितियों में रहने के कारण जुलाई में दोबारा ला नीना की स्थिति में बदल सकती है, और यह अगर होती है तो भारत में मॉनसून के सीजन में ला नीना जब भी इफेक्टिव होती है अच्छी वर्षा होती है, और यह अच्छी वर्षा हमारे एग्रीकल्चर के लिए वरदान हो जाती है, खरीफ की फसलों के लिए तो वरदान हो जाती है क्योंकि धान वगैरह की रोपाई होती है और वह हमारे मुख्य खाद्यान्न में से एक है चावल। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 2024 में वर्षा अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और कहा गया है कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, वैज्ञानिकों ने हमें सावधान भी किया है कि आप चरम मौसमी घटनाओं के लिए अपने आप को पूर्णतः तैयार रखें। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि अल नीनो मई के आसपास अचानक से कमजोर पड़ सकता है और एक मजबूत ला नीना में बदल सकता है। जो अभी मार्च से जून तक का जो नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि एनसो के तटस्थ रहने पर ला नीना में बदल सकता है, तो यहां अनुमान है। ठीक है, यहां एक और अनुमान लगाया गया कि ला नीना जो अभी इफेक्टिव होगा वो मई में अचानक से, अल नीनो जो इफेक्टिव होगा वो मई में अचानक से ला नीना में बदल सकता है। अब यह अगर मजबूत ला नीना बदलेगा तो हमारे यहां वर्षा होगी, अच्छी खासी वर्षा होगी। ठीक है, और इसका अनुमान यह लगाया गया कि इसकी वजह से जब ला नीना मई के बाद इफेक्टिव हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में, तो इसकी वजह से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लेटर पीरियड में, उत्तरार्ध में भारत के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक वर्षा हो सकती है। और आमतौर पर चूंकि यह जून से शुरू होती है और हाल के वर्षों में यह अक्टूबर तक अब बढ़ने लगी, यानी हमारे यहां पहले सितंबर तक वर्षा का सीजन रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो पैटर्न अक्टूबर तक जा रहा है। तो कहा गया कि लेटर ऑन पीरियड में जुलाई उलाई के बाद अगस्त सितंबर में भीषण वर्षा हो सकती है, क्योंकि तब तक ला नीना जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा तो भारत के मानसूनी बारिश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए, यह बताया गया। लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है, और चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में इस परिस्थिति में बारिश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भले ला नीना इफेक्टिव होगा, लेकिन
यहाँ इन 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मानसून विभंगता की स्थिति हो सकती है, वहां बारिश कम हो सकता है। ठीक है, अब तक वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह लानीना कब बनेगा, लेकिन अभी जो इनके पास फोरकास्ट है, पूर्वानुमान है, उससे संकेत मिलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में एक्टिव होगा तो उसका जो दूसरा छमाही के दौरान यह मौजूद रह सकता है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हैं तो इसका तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए अब लानीना अल्नीना की वजह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय मानसून तो प्रभावित होता ही होता है, साथ ही साथ पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है, और यह वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलकर के और भी कष्टकारी हो सकता है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, ठीक है, उस मौसम विज्ञान संगठन ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 93% संभावना के साथ कहा था कि 2022 से लेकर 2026 के बीच में कोई एक वर्ष सबसे गर्म वर्ष होगा, और अस्थायी रूप से हमने जो पेरिस समझौते में 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ाने की बात हम लोगों ने की थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हम नहीं, इस सदी के अंत तक इससे ज्यादा औसत टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन WMD ने कहा है कि 2022 से 26 के बीच कोई एक साल हो सकता है वो 2023 हो, कोई एक साल हो सकता है वो 2023 हो सकता है वो 2024 हो, 25 हो, 26 हो, इनमें से कोई एक साल सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, और उस ईयर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान जो पृथ्वी का बढ़ने, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देने के लिए 2015 में हम लोगों ने जो पेरिस समझौता किया था COP21 में, उसको पार कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वर्षा तो छोड़ दीजिए, अल नीनो के इफेक्टिव होने से ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आ जाती है और पूरे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में इससे बदलाव आ सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि देखिए दोनों अल नीनो और ला नीनो दोनों जो है वैश्विक तापमान में को प्रभावित कर सकते हैं। एक की वजह से तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और दूसरा जो है तापमान में शीतलन लाता है, और इससे क्या होगा, और अगर एंसो तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, तो न तापमान बढ़ेगा न कम होगा। यानी ओवरऑल अगर देखें तो अभी जो वैज्ञानिकों ने चर्चा किया कि भाई अब जो है ला नीना के लिए आप तैयार रहिए, अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन इसका इंपैक्ट दोनों का है, और दोनों ने अपने अपने इंपैक्ट में यह सिद्ध कर दिया है कि इससे पूरे विश्व के तापमान को यह प्रभावित करता है। ठीक है, विश्व में विज्ञान संगठन, जो मौसम विज्ञान संगठन है विश्व का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने तो कह दिया ना, उसने तो खुल के कह दिया कि 2022 से 26 के बीच कोई एक वर्ष सबसे ज्यादा गर्म होगा, जिसमें हम पेरिस समझौता में जो हम लोगों ने किया था कि पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इस सदी के अंत तक हम नहीं देंगे बढ़ने, उसको तो हम इसी साल पार कर जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या परिस्थिति आ जाएगी अगर हम निरंतर अपने क्रियाकलापों पे हम लोगों ने रोक नहीं लगाई, हमने गाड़ियों के पे कंट्रोल नहीं किया, इलेक्ट्रिक वाहन को नहीं अपनाया, जीवाश्म ईंधन को जलाने से अगर हमने अपने आप को नहीं रोका, एसी, फ्रिज, इन सब का अगर हम प्रयोग हमने कम नहीं किया, थर्मल पावर की जगह अगर हम अल्टरनेट कोई और नहीं ढूंढ पाए पावर के सोर्स, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र में कमी आती जाएगी और अंततः पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें कहा है, एक और वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृष्णन, उन्होंने कहा है कि भले ही अल नीनो भविष्यवाणी के अनुसार सेट हो, यहाँ ठीक है एक्टिव हो सकता है, पर मौसम से जुड़ी अन्य घटनाएं हैं जो अल नीनो के प्रभाव पर नकारात्मक इंपैक्ट डालती है या अल नीनो के प्रभाव को कम कर सकती है। ठीक है, जैसे हिंद महासागर के समुद्री सतह, जो समुद्री सतह है उसके तापमान में परिवर्तन, जो मैंने आपको बताया, IOD, इंडियन ओशन डाइपोल, मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया, इससे अल नीनो के इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा भी था कि भाई 1997 में भी इसी प्रकार के अल नीनो का बहुत जोर चला था पूरे विश्व में, लेकिन भारत में इंडियन ओशन डाइपोल के एक्टिव हो जाने की वजह से इसका प्रभाव कम पड़ा था। और अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस बार भी
एक पॉजिटिव आईओडी एक्टिव हो जाए सोमालिया के तट के आसपास वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, जिससे कि अल नीनो की प्रभाविता को हम कम कर पाए। भारतीय मॉनसून पर जो उसका प्रभाव होता है कि मॉनसून एकदम खत्म हो जाता है, मॉनसून में विभंगता आ जाती है, मॉनसून सशक्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी वर्षा नहीं होती। और चूंकि हम और आप सभी जानते हैं कि भारत में 60% से ज्यादा कृषि अभी भी जो है वो गैर सिंचित क्षेत्रों में होती है। गैर सिंचित क्षेत्र से मतलब जो मानसूनी बारिश पर डिपेंड करता है। सिंचित क्षेत्र जहां सिंचाई के दूसरे साधन भी उपलब्ध हैं। वैसे में अगर मोर देन 60% एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो फिर आपके यहाँ हमारे यहाँ अनाज की कीमतें बढ़ेंगी। अनाज की कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगा, तो उससे रिलेटेड हर एक चीज में महंगाई आएगी। हमारे प्लेट से खाने के जो आइटम्स हैं वो कम हो जाएंगे, चीजें लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो इसलिए एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस बार जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अल नीनो जो है मई के बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो एक सशक्त ला नीनो में बदल जाएगा, और एक संभावना यह भी जताई है कि इंडियन ओशियन डायपोल एक्टिव हो जाएगा इंडियन ओशियन में। तो इन सब दोनों के मिले जुले प्रभाव से क्या होगा, तो भारत में मानसून में अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी, और इससे कृषि बम बम होगा, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हमारा विकास दर, आर्थिक विकास दर बढ़ेगा, और देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। तो ये था अल नीनो और ला नीनो को लेकर के अभी जो वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, यह हिंदू में आया हुआ न्यूज था। तो उस पे यह हमारा निर्माण आईएएस का यह एक प्रेजेंटेशन था। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।